आम आदमी इस नाते उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है कि उसे तो सिर्फ ये लगता है कि हमारा नेता आएगा, हमारी सड़कें ठीक कर देगा, हमारी नालियाँ ठीक कर देगा, बस हमारे लिए स्ट्रीट लाइट लगवा देगा, बस इतने तक सीमित रह गए। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी बहुत खुल करके देश की जनता को यह बता रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। गोरखपुर में सबसे निष्पक्ष पत्रकारिता को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लगातार सवाल जनता के उठा रहे हैं और लगातार जनता के सवालों पर नेताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं, क्योंकि ये कटघरे में नेताजी है। एक ऐसा शो जिसे बनाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि जनता के सवाल जो कभी हम घर पे कर सकते थे, अलग अलग जगहों पे कर सकते थे, लेकिन हमें बीच चौराहे पर उनसे सवाल पूछने थे और यही पत्रकारिता की ताकत को आज महसूस कराना था। आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं और हमारे साथ दोहरीघाट लाइव जुड़े हैं। लगातार हम जनता के बीच जाते रहे हैं, जनता के सवाल पूछते रहे हैं। आज विशेष रूप से हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, चेयरमैन प्रत्याशी श्री प्रेम शंकर मिश्र, एडवोकेट यानी वकील साहब ये कहा जाता है सर। जब आपके प्रचार भी निकलती है तो वकील साहब जी ऐसे बोला जाता है। तो लगातार इनसे सवाल होंगे और आम आदमी पार्टी नाम है, लेकिन आम आदमी के मुद्दों से कितनी रिलेट करती है ये आज हम आपसे सबसे पहले देखने वाली बात होगी। आज एक ऐसा व्यक्ति हमारे साथ है जो कहीं ना कहीं कानून के तरफ से समाज की सेवा करता है और क्या सोचकर उसने इस फील्ड में कदम रखा है कि अपने नगर की सेवा किया जाए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अगर राजनीति में आता है तो उसका एक पर्पज होता है। ये भी हम जानेंगे इनसे कि क्या वजह रही कि उन्होंने राजनीति में कदम रखा। तमाम मुद्दों पे लगातार जनता के मुद्दों पे बात करेंगे। तो सबसे पहला सर सवाल आपसे है और सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पहला सवाल ये है कि सर कहीं ना कहीं आप वकालत करते हैं और कानूनी रूप से आप कहीं ना कहीं जनता की सेवा करते हैं। बिल्कुल। क्या ऐसी वजह रही कि आज नगर पंचायत में आज नगर की सेवा करने के लिए आ गए आप? अब सवाल वकालत और राजनीति का है। राजनीति मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। मेरा परिवार राजनीतिक रहा है, संघ परिवार रहा है। मेरे पिता सन 1962 में टाउन एरिया बड़हलगंज से चेयरमैन चुने गए थे और भारतीय जनसंघ से चेयरमैन चुने गए थे। तब हिंदुस्तान का ब्राह्मण कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। अच्छा। एकमात्र ब्राह्मण इस परिक्षेत्र में मेरा था। अच्छा। जो जनसंघ से जुड़ा हुआ था और बचपन से ही जब हम लोग बड़े हुए, मेरे पिता की हत्या हो गई थी 15 मई 1963 को। वो मात्र 6 महीने चेयरमैन थे। चेयरमैनी के दौरान ही हुआ था ये सब? हाँ, चेयरमैनी के दौरान हुआ था। पूरी तरह राजनीतिक हत्या थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख ने इसे कांग्रेस की खूनी गुंडागर्दी का नाम दिया था। और एक सबसे बड़ी बात उन लोगों ने कही थी, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और लोगों ने कहा था कि महात्मा गांधी के बाद यह दूसरी राजनीतिक हत्या है देश की राजनीतिक आज़ादी के बाद, और इसे दूसरी राजनीतिक हत्या के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। हो पाया नहीं हो पाया, और मेरा विषय नहीं है। राजनीतिक परिक्षेत्र पर चर्चा हुई, इस नाते मैंने ये बात कह दी। राजनीति हमारे रक्त में है। वकालत मैंने 1984 में शुरू किया था, लेकिन राजनीति मैंने 1978 में शुरू किया था, जब मैं इंटरमीडिएट का छात्र था और विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्र राजनीति मैं कर रहा था। सर, एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि जनता, आपने आम आदमी पार्टी की बात की, आम आदमी की बात की, आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में जो उन्नति और जो प्रगति, जो समृद्धि की कामना होती है, राजनीतिक नेतृत्व से यह उम्मीद करता है आम आदमी कि इन क्षेत्रों में हमारी कल्पनाओं को, हमारी कामनाओं को हमारा नेतृत्व साकार करेगा।
लेकिन इस ज़मीनी हकीकत तो नहीं दिखती। हम किसी भी आम आदमी से जब भी पूछते हैं तो उनके मुद्दे क्लियर नहीं होते। वो इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं, इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें अपने मुद्दे तक नहीं पता। वो कहते हैं कि अभी तो देखा जाएगा, अभी हमारे मुद्दे क्लियर नहीं हैं। वो सिर्फ सड़क, पानी, ये तमाम सी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ सड़क पानी से तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि क्षेत्र चाहे सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, भौतिक हो, सामाजिक हो, प्रत्येक क्षेत्रों में जब हम चतुर्थिक विकास की बात करते हैं, बड़ा आसान सा शब्द है, सारे नेता एक बोलते रहते हैं हमको चुन लीजिए, हम चतुर्थिक विकास करेंगे, लेकिन चतुर्थिक विकास कहते किसको हैं यह बहुत कम नेताओं को पता होता है। यह दुर्भाग्य का विषय है। चतुर्थिक विकास ही सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौतिक विकास को कहते हैं। आम आदमी इस नाते उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है कि उसे तो सिर्फ ये लगता है कि हमारा नेता आएगा, हमारी सड़कें ठीक कर देगा, हमारी नालियाँ ठीक कर देगा, बस हमारे लिए स्ट्रीट लाइट लगवा देगा, बस इतने तक सीमित होकर रह गया है। सोच को सीमित करने का भी अगर पाप किसी ने किया है तो राजनीतिक नेतृत्व ने किया है। यह बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। नगर पंचायत बड़हलगंज में कहीं ना कहीं आप सालों से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और देख रहे हैं सारी चीज़ें। नगर पंचायत बड़हलगंज में क्या अभी आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं है और आने वाले टाइम में होनी चाहिए? मानवीय बचपन मेरा जन्म हुआ है नगर पंचायत बड़हलगंज में, बिल्कुल बगल में मेरी मकान है। आज़ादी के 70 साल बाद 1978 की 1972 की सारी क्षमा करना, मैं आप सबके माध्यम से जनता से भी क्षमा चाहता हूँ। 1872 की टाउन एरिया है, 1872 की अंग्रेज़ों के ज़माने की टाउन एरिया है। 1872 की टाउन एरिया के बाद अगर इस परिक्षेत्र में एक छोटा सा पार्क न हो, बच्चों को खेलने के लिए, बच्चों को बैठने के लिए कहीं कोई व्यवस्था न हो, नदी किनारे, ये सौभाग्य है हमारा, यह ईश्वरीय वरदान है। ईश्वरीय वरदान है कि हम सरजू नदी के किनारे यह नगर बसा हुआ है। जिस सरजू के किनारे भगवान राम पैदा हुए थे, उस सरजू नदी के किनारे हम बसे होने के बावजूद नदियों के किनारे घाट न हो, नदियों के किनारे सुंदर पार्क न हो, स्ट्रीट लाइट न हो, क्या ये जनता के मुद्दे नहीं? यहाँ लाट घाट वाले पे भी बात होती है कि गंदगी रहती है, सफाई, लेटा घाट वहाँ पे सफाई की दिक्कत होती है, तमाम सी चीज़ें हैं। इतना सब समृद्धशाली होने के बावजूद आज भी आम आदमी अपने मुद्दों से विमुख सिर्फ चंद रुपयों के लिए, या कहा जाए चंद समय के लिए, अपने तमाम सी चीज़ों का बलिदान कर देता है। वोट एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है हमेशा से लिए, लेकिन ये देखा गया है कि जिसके पास, मतलब वो इतने ज़्यादा ये समझ नहीं पाता कि उसके मुद्दे क्या हैं। मुझे याद है, मैंने अपने राजनीतिक अभियानों में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए कई बार एक विस्तृत अभियान चलाने का काम किया है। लोगों से मैं आग्रह करता रहता हूँ। मैंने लोगों से कहा, यार एक कवि ने कह दिया कि इस देश में 99 बेईमान, फिर भी भारत महान। और मैंने लोगों को समझाया कि इस देश में कतई 99 बेईमान नहीं, कतई 99 बेईमान नहीं है। इस देश में आज भी 70% लोग किसानी करते हैं, किसान कतई बेईमान नहीं हो सकता। आज भी इस देश का एक सामान्य अधिवक्ता किसी भी विरोधी से करोड़ों रुपए लेने के बावजूद अपने किसी क्लाइंट के मूल दस्तावेज उसको नहीं बेचता। आज भी हिंदुस्तान का डॉक्टर किसी के दुश्मन से धनराशि लेकर के ऑपरेशन थिएटर में किसी की हत्या नहीं करता। आज भी कोई पत्रकार मात्र पैसे के बल पर नहीं बिकता, वो अपने सच लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इस देश में आज भी 99 ईमानदार रहते हैं मेरे मित्र, बहुत बढ़िया, आज भी 99 ईमानदार रहते हैं। तालियां, कितनी बड़ी बात कही इन्होंने। आज भी 99 ईमानदार रहते हैं। एक जो राजनीति के क्षेत्र में बैठा हुआ है वो पूरी तरह बेईमान हो चुका है। यह उसका षड्यंत्र है कि वह भारत के 99 लोगों को बेईमान साबित करने में लगा हुआ है, ताकि
उसकी आड़ में वह स्वयं को सुरक्षित रख सके। सर आपसे बात हो रही है तो तमाम सी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आज भारत के मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा बड़हलगंज के मुद्दों पे आते हैं, क्योंकि बड़हलगंज का मुद्दा मुख्य रहता है। थोड़े दिन पहले आपने एक बहुत बड़ी बात भाजपा के बारे में कही थी। भाजपा का जहाँ कार्यालय बनता है ये चुनावी कार्यालय है, और एक बात मैं आज यहाँ नोटेट करना चाहूँगा कि जो भी चुनावी कार्यालय हैं, काश वहाँ से काम होते तो आज चुनावी कार्यालयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर चुनावी कार्यालय वो नहीं होते, अगर वो वाकई में जनता के कार्यालय होते, तो मैं आपसे चाहूँगा आपने वो क्यों कहा कि चुनावी कार्यालय पे ये हो रहा है जो गलत है। दीनदयाल चौक के बारे में सब बताएं। देखिए, दीनदयाल चौक पर जब मैं उस दिन पहुंचा तो ये सही है कि छोटी सी गलती हुई, और वो छोटी सी गलती ये थी, ये तो सही है कि दीनदयाल चौक को पूरी तरह कब्जा करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय के ठीक सामने भगवा रंग का एक बड़ा सा टेंट लगा रखा था। यह सही है कि बगल में भोजन बन रहा था। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगा कि यह भोजन भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का एक हिस्सा है। वहाँ आकर के मुझसे एक गलती हुई। वह भोजन, बगल में एक प्रदीप दुबे जी थे, उनके वहाँ मुंडन संस्कार था, ये भोजन उनका बन रहा था। लेकिन जो प्रथम दृष्टया मुझे लगा वो मैं बोल गया, लेकिन उसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क को कब्जा कर लेना, इसको जायज़ तो नहीं ठहराया जा सकता। अगर आपके पास समय है तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, और थोड़ा सा लोगों के लिए मनोरंजन की बात हो जाएगी। एक फिल्म में गाना आया था, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। जब यह गाना आगे बढ़ता है और जैसे जैसे वो पत्नी कहती है कि मैं मैके चली जाऊंगी, पति कहता है मैं डंडा लेकर आऊँगा, पत्नी कहती है मैं कुएं में गिर जाऊंगी, पति कहता है मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, पत्नी कहती है मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, और पति के मुंह से एक गलत बात निकल जाती है, मैं आरी से कटवाऊंगा। और जब ही वह कहता है मैं आरी से कटवाऊंगा, पत्नी को पलटवार करने का मौका मिल जाता है और वो कहती है प्यार करे आरी चलवाए, ऐसे आशिक से डरियो। ऐसी स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। उन्हें जब कोई मौका मिल जाता है तो उस मौके से नहीं चूकते। यह सही है कि मुझसे एक गलती हुई, मैंने उस भोजन को उस कार्यालय से जोड़ा, और उसके लिए मैंने फेसबुक पर लोगों से क्षमा याचना की, मैंने स्पष्टीकरण दिया। शायद ही कोई ऐसा नेतृत्व करने की हिम्मत रखता। कहा यह भी जाता है कि जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। लेकिन आज मुद्दों की बात होगी। आज हम ये जानना चाहेंगे कि प्रेम शंकर मिश्र किन मुद्दों पे नगर पंचायत बड़हलगंज के जनता से अपील कर रहे हैं अपने वोट के लिए। मैंने नगर पंचायत की जनता के सामने 32 सूत्रीय एक घोषणा पत्र लाने का काम किया है। समयबद्ध सीमा है। मैंने नगर पंचायत के लोगों से वादा किया है, मुझको चेयरमैन बनाइए, 6 महीने के अंदर मैं नगर पंचायत बड़हलगंज को नगर पालिका परिषद में परिवर्तित करवाऊंगा। मैं नगर पालिका परिषद में परिवर्तित करवाऊंगा। दूसरा मैंने कहा है, मैंने पहले भी किया है, बड़हलगंज सीमा अंतर्गत में जिला परिषद गोरखपुर के आज जिला पंचायत गोरखपुर के 2 टैक्सी स्टैंड हुआ करते थे। 1995 में मैंने जिला परिषद से उन दोनों टैक्सी स्टैंडों को छीन करके नगर पंचायत का टैक्सी स्टैंड प्रमाणित करवाया। आज उस टैक्सी स्टैंड की पूरी आय नगर पंचायत बड़हलगंज को जाती है। मैंने वर्तमान में लोगों से आग्रह किया है कि बड़हलगंज नगर पंचायत में जिला पंचायत की बहुत सारी संपत्तियाँ हैं। प्राइमरी स्कूल के सामने सैकड़ों दुकानें हैं, मिडिल स्कूल के सामने सैकड़ों दुकानें हैं, बड़हलगंज अस्पताल के सामने सैकड़ों दुकानें हैं। जिस दिन जिला पंचायत गोरखपुर की यह संपत्तियां नगर पंचायत बड़हलगंज में समायोजित होंगी, हमें नगर पंचायत बड़हलगंज के विकास के लिए किसी सरकार के सामने, किसी मंत्री के सामने, किसी विधायक के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिला पंचायत की इन्हीं संपत्तियों से जो आय होगा वह नगर पंचायत बड़हलगंज के विकास के लिए बहुत पर्याप्त होगा। यह मेरा बहुत प्रमुख मुद्दा है। अन्य मुद्दों में अभी आपने जलेश्वर नाथ मंदिर की पोखरी की चर्चा की। मेरे मित्र, जलेश्वर नाथ मंदिर की पोखरी आज पूरी तरह झाड़ झंखाड़ घास फूस, आपने अगर देखा होगा, आप जाकर के देखिए, पानी के ऊपर बड़े बड़े पेड़ तैर रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ तैर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है लगातार 20 वर्षों से
बड़हलगंज नगर पंचायत का कूड़ा उस पोखरी में पाटा गया। ये अतिक्रमण के नाम पे हो रहा है? नहीं 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 नहीं, कतई अतिक्रमण के नाम पर नहीं हो रहा है। बगल में कुछ बस्तियां हैं? कतई नहीं, मैं मानता हूँ ये सही है कि अगल बगल कुछ लोगों ने अतिक्रमण भी किया, लेकिन पूरी पोखरी में नगर पंचायत बड़हलगंज का कूड़ा पाटा गया। तात्कालिक चेयरमैनों को यह दिखाई नहीं दे रहा था क्या कि नगर पंचायत का कूड़ा उस पोखरी में पाटा जा रहा है? जो लोग आज दावा कर रहे हैं, जो लोग आज मुद्दा बना रहे हैं कि नहीं हमको चेयरमैन बनाओ, हम जलेश्वर नाथ मंदिर की पोखरी को ठीक करा देंगे, वे चेयरमैन रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में नगर पंचायत का कूड़ा उस पोखरी में पाटा गया है। मैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ जलेश्वर नाथ मंदिर की इस पोखरी की दुर्दशा का, उस पोखरी की दुर्गति का। ऐसे लोगों पर कैसे विश्वास करेंगे लोग जो स्वयं उस दुर्गति के लिए जिम्मेदार हो, दुर्दशा के लिए जिम्मेदार। मैंने वादा किया है हमको चेयरमैन बनाओ, समय सीमाबद्ध वादा किया है। जिस दिन शपथ ग्रहण करूंगा 3 दिन के अंदर शुभ मुहूर्त में शिलान्यास करूंगा, और सिर्फ शिलान्यास के लिए नहीं, नगर के लोगों को उद्घाटन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मैंने कहा है महाशिवरात्रि 2025 को उस पोखरी को उद्घाटित करूंगा, एक अच्छे जलाशय के रूप में। चारों तरफ संगमरमरी प्लेटफार्म्स होंगे, पेड़ पौधे होंगे, फूल पत्तियां होंगी, फव्वारे होंगे, स्ट्रीट लाइट होगी, लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी। पोखरी के दूसरी तरफ एक बड़ा सुंदर सा स्वच्छ सा पार्क होगा, बच्चों को खेलने की व्यवस्था होगी, लोगों के व्यायाम की व्यवस्था होगी, मॉर्निंग वॉक की व्यवस्था होगी, इवनिंग वॉक की व्यवस्था होगी। यह मेरा वादा है और यह वादा बहुत लंबा समय लेने की बात भी नहीं कर रहा हूँ। घोषणा पत्र में मैंने कहा है महाशिवरात्रि सन 2025 को पूरी तरह तैयार करके उसका उद्घाटन करूंगा। आज ही नगर पंचायत की जनता को मैं उस उद्घाटन के अवसर पर आमंत्रित करता हूं। अरे बहुत बढ़िया। एक मुद्दा आपके पारिवारिक का है, पारिवारिक मुद्दा आपका बता रहा हूँ। इतना सब जनसंघ के होने के बावजूद, अटल बिहारी वाजपेयी जी के इतने मतलब आपके पिता के बारे में लिखने के बावजूद, उसी भाजपा से आज आप दरकिनार क्यों दिख रहे हैं और आज क्यों झाड़ू या कहा जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से आप लड़ रहे हैं? सिर्फ दो कारण। आज ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी बहुत खुल करके देश की जनता को यह बता रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। मेरे मित्रों, सम्मानित पत्रकार साथियों, मैं अटल बिहारी वाजपेयी वाली भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी वाली भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता रहूंगा। मैं नहीं जानता कि कोई ऐसी भी भारतीय जनता पार्टी हो है जिसकी स्थापना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया हो। बहुत बढ़िया। जिसकी स्थापना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया हो। दूसरा कारण, सन 2007 में भारतीय जनता पार्टी से यहाँ विधानसभा का प्रत्याशी था। 17 साल हो गए मेरे भाई, 17 साल। भगवान राम का वनवास 14 वर्षों में समाप्त हो गया था। 14 वर्षों में समाप्त हो गया था। आज 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी लगातार उपेक्षा कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में मैंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। यहाँ जो चुनाव लड़ते रहे हैं उनका चुनाव प्रचार किया है। सिर्फ 2 लोगों का मैंने विरोध किया। जब बहुजन समाजवादी पार्टी का एक विधायक बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आता है, भारतीय जनता पार्टी उसे टिकट दे देती है, मेरे जैसा कार्यकर्ता उसे स्वीकार नहीं कर पाता। मेरे जैसा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता जो कहता हो कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, भगवान राम तो श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे और श्रृंगी ऋषि निषाद हुआ करते थे। ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती? ऐसे वामपंथियों को
जिनकी दक्षिणपंथी विचारधारा से कोई लेना देना ना हो, जिनके अंदर संघ के कोई संस्कार ना हो, संघ का कोई शिष्टाचार ना हो, ऐसे लोग जब भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव चिन्ह लेकर के आते हैं, मेरे मित्र, मेरे सम्मानित साथी, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी दाऊद इब्राहिम, किसी हाफिज सईद को टिकट देकर हमारे बीच भेज दिया है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे लोगों को चुनाव हराने की अपील करें। लोगों के बीच आप जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आप जा रहे होंगे, लोगों का क्या रिस्पांस निकल के आ रहा है? रिस्पांस अच्छा है, लोग स्वीकार कर रहे हैं कि मुझसे बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं है, लोग स्वीकार कर रहे हैं, लोग मेरी बातों पर यकीन कर रहे हैं। यदि लोगों का यह विश्वास, लोगों का यह यकीन वोट में परिवर्तित हुआ, वोट में परिवर्तित हुआ, आप सम्मानित साथी हैं, जानते हैं कि वोट में परिवर्तन कैसे होता है। आज की राजनीति में पैसे का, आज की राजनीति में प्रलोभन का, आज की राजनीति में प्रदर्शन का यही मेरा सवाल। बहुत मायने है। लोग उस प्रलोभन में फंसते हैं, उस प्रदर्शन से प्रभावित होते हैं, पैसे से वोट खरीद लिए जाते हैं। अगर ये सब कुछ बड़हलगंज की वर्तमान राजनीति में भी प्रभावी रूप में दिखता है तो मैं इस चुनाव में कहीं नहीं टिकता। और अगर यह सारी चीज़ों से यहाँ के लोग ऊपर उठ जाते हैं तो आने वाले दिनों में नगर पंचायत का नेतृत्व निश्चित रूप से मेरी पत्नी के हाथों में सुरक्षित है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, जिस तरीके से आपने बेबाक अंदाज में, और वाकई में अच्छा लगता है जब तमाम मुद्दों पे, आम आदमी के मुद्दों पे लोग जवाब देते हैं। खासकर ये हमने एक कॉन्सेप्ट रचा कि कटघरे में नेताजी, बहुत सुंदर। क्योंकि सवाल तो कई हो सकते हैं, घर पे हो सकता है, बाहर हो सकता है, तमाम सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जब आप जनता के बीच में जाते हो तो आपको पता चलता है कि इसी जनता के बीच जब हम चुनाव के बाद भी जाएंगे तो हमें जवाब देना है। आज जवाब दे रहे हो, कल भी जवाब दोगे और हमेशा जवाब देना है। और एक चीज़ मैंने अगली वीडियो में भी कहा था, इस वाले में वीडियो में कहूँगा कि चुनावी वादे और मोहब्बत के वादे, ये दोनों वादे कतई पूरे नहीं होते हैं, ज़्यादा पूरा नहीं किए जाते हैं इसको, ज़्यादा पूरे नहीं किए जाते। एक बात मेरी आप और सुन लें जी, मैंने अपने जीवन में मोहब्बत के वादे भी पूरे किए हैं और चुनावी वादे भी अरे वाह, पूरा करूंगा, बहुत बढ़िया, इसमें कहीं दो राय, बहुत बढ़िया, इसमें कहीं दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता, हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे। अगर आप जीतते हैं तो हम तब भी सवाल पूछते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रेम शंकर मिश्रा जी, लगातार जो हमारे सवालों के जवाब दे रहे थे। अगर आपके पास सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और यही हम आज भी पूछते हैं, कल भी पूछते रहेंगे और परसों भी पूछेंगे। आप देखते रहिए बस गोरखपुर दस्तक, दोहरी घाट लाइव। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत